हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं परेश श्रीमाली। पिछली क्लासों में जहां तक आप लोगों को मैंने बताया था उससे अपन आगे पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ेंगे याद है आपको? कुछ पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। उसी कॉन्ट्रा एंट्री की जो एंट्रीज होती है F4 के अंदर, उसको मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है। क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब बैंक तथा कैश दोनों खाते क्या होते हैं, एक साथ प्रभावित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और टैली के अंदर मैंने आपको बताया था, याद करें आप, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था टैली के अंदर या फिर सामान्य रूप से कहा जाए तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? वो होती है पहली एंट्री होती है जब बैंक के अंदर कैश जमा कराया। याद आया कुछ? दूसरी एंट्री मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? दूसरी एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी क्या? मैंने आपको बताया था जब बैंक से पैसा निकाला। तीसरी एंट्री में मैंने आपको क्या बताया था? तीसरी एंट्री मैंने आपको बताया था जब एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या कर रहे हैं, अपन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस दशा में क्या होती है? वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको दो एंट्री के बारे में तो बता दिया था। कौन कौन सी? बैंक में पैसा जमा कराया। आपको याद होगा मैंने HDFC बैंक के अंदर 50,000 रुपए जमा कराए थे। और दूसरी एंट्री मैंने आपको बताया उसी HDFC बैंक से मैंने 10,000 रुपए निकाले थे। याद आया कुछ? तो उसी से आगे अपन आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा तीसरी प्रकार की जो एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्री। जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कैसे होती है, देखें आप। जैसा कि मैं हमेशा आपको एक बात बोलता ही हूं, जब टैली के अंदर कोई काम करना हो आपको, चाहे वो ग्रुप बनाना हो, चाहे आपको स्टॉक बनाना हो, चाहे आपको लेजर बनाना हो, या फिर कोई अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री करनी हो, तो सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा? गेटवे ऑफ टैली के अंदर। जैसा कि मैं आपके सामने हूं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आप लोगों को जो काम करना था वो अकाउंट का काम करना हो तो अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। आपके सामने आप स्क्रीन पे देखें अकाउंटिंग वाउचर। कल तक की बात कर रहा था मैं, आज कंटिन्यू कर रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर को एंटर प्रेस करें, ये एंटर किया। यहां तक आने के बाद क्या बात सीखने वाले हैं आज अपन? आज सीखने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्री की तीसरी प्रकार की एंट्री। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो वाउचर की एंट्री आप कर रहे हो सबसे पहले उसको जो फंक्शन की होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की होगी। फंक्शन की का मतलब क्या होगा? F1 F2 F3 F4। आप कीबोर्ड पे देखें, आप F1 से लगाकर F12 तक 12 फंक्शन की होती है। तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पे जाना है। तो कॉन्ट्रा एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्ट्रा एंट्री की शॉर्टकट की क्या थी शॉर्टकट की कॉन्ट्रा एंट्री की? जी हाँ, F4। तो यहां पर आने के बाद, यहां पर वाउचर है, इस वाउचर में आने के बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा F4। प्रेस करें आप भी। जैसे ही आप लोग F4 प्रेस करते हो तो आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर की तरफ देखें कि कॉन्ट्रा, यानी आप सही जगह पे आ चुके हो। अब आप काम स्टार्ट करेंगे। पहली एंट्री बता दी, बैंक में पैसा जमा करा दिया था। दूसरी एंट्री मैंने आपको क्या बताया था? बैंक से पैसा निकाल दिया था। आज तीसरी एंट्री की बात करता हूं। अब मैं सोच रहा हूं, जैसा कि मैं आपको कल एक उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था? मैंने आपको बताया था, मान लो कि मेरे स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। और आपको जहां तक जानकारी होगी कि यदि किसी बैंक खाते के अंदर 0 बैलेंस होता है तो उस पर चार्ज लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसा तो कुछ है नहीं है, लेकिन अचानक से मुझे याद आया, और यार मेरे HDFC बैंक में तो 40,000 रुपये पड़े हुए हैं, क्यों ना मैं उस 40,000 में से 10,000 कहाँ ट्रांसफर कर दूं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ट्रांसफर तो कर दिए, गया बैंक गया, पैसा ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन उसकी एंट्री मुझे कहाँ करनी है? टैली के अंदर करनी है। तो कैसे करूंगा? देखें आप, सबसे पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें आप लोग, जो भी एंट्री कर रहे हो उस एंट्री को आपको माइंड में लाना है कि एंट्री क्या बनेगी। जैसे कि मैं HDFC बैंक से पैसा कहां ट्रांसफर कर रहा हूं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? आपको पता है कि पहला जो रूल्स हो वो रूल्स कौन सा था? पाने वाले को DR करो, देने वाले को CR करो। ये व्यक्तिगत खाते का नियम है। तो यहां पर एंट्री क्या बन रही है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या एंट्री बनेगी? पाने वाला, मेरा पाने वाला कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पाने वाले को क्या करना? DR करना है। ये हो गया स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया अकाउंट DR टू, पाने वाले को DR कर दिया, देने वाले को क्या करेंगे? जी हाँ, देने वाले को करना है CR। तो देने वाला कौन है? मेरा HDFC बैंक। तो यहां पे लिख दिया HDFC बैंक। अब जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लो कि मैं ट्रांसफर कितना कर रहा हूं, मात्र 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहां पे लिख दिया 10,000 रुपये और यहां पे क्या लिख दिया? 10,000 रुपये। आगे बात सुनना, ये एंट्री तो आप लोगों को माइंड में लानी है, ये से कॉपी में लिखना नहीं, कॉपी में खूब सारे एंट्री लिख चुके अपन। अब बात करते हैं टैली की, तो आपको टैली के अंदर एंट्री लानी पड़ेगी। तो मैंने एंट्री क्या कर दी? स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट DR टू HDFC बैंक, यानी पाने वालों को DR कर दिया, देने वालों को CR कर दिया। अब इसी एंट्री को आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? टैली के अंदर। अब इसी एंट्री को याद रखें, ये एंट्री अपने को लिखनी है। अब बात आती है यहाँ पे, अब मैं टैली की बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पे, क्योंकि टैली का मैंने आपको कल भी बताया था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या थोड़ा उल्टा चलता है। तो उल्टा चलने का मतलब क्या होता है? पहले 2 लिखेगा फिर बाय लिखेगा ये। तो यहाँ पे 2 में एंट्री क्या थी? सोचो, HDFC नहीं, स्टेट बैंक अकाउंट DR टू HDFC बैंक। तो 2 में क्या आ रहा है? HDFC बैंक, जहां से मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा HDFC बैंक। यहाँ पे आप लोग देखें, 3 चीजें मेरे पास सामने हैं, 3 लेजर मैंने बना रखी है, कैश, HDFC बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्या कर देंगे? HDFC बैंक सेलेक्ट करें आप भी। ये हो गया HDFC बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे खाते में कितने पड़े हुए? 40,000 रुपए पड़े हुए हैं। उसमें से कितने ट्रांसफर कर रहे हैं? मात्र 10,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10,000। जैसे ही 10,000 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आपके सामने ये छोटा सा बॉक्स खुल जाता है। और उस बॉक्स में आपको लिखना है, क्या लिखना है? अब जो पैसा अपन ट्रांसफर करेंगे, आपको पता है बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा ट्रांसफर करने के। जैसे कि चेक से ट्रांसफर करते हैं, चेक बनाया और बैंक में जमा कर दिया और उसका खाता लिख दिया तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कैश। मैं HDFC बैंक से 10,000 रुपये निकालूंगा, फिर क्या करूंगा? उसी 10,000 को लेके जाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, डिपॉजिट की क्या करूंगा? स्लिप भरूंगा, उसके बाद कैश को जमा करा दूंगा। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा तरीका हो सकता है नेट बैंकिंग। आपको ध्यान हो, नेट बैंकिंग होती है मोबाइल, किसी को नेट बैंकिंग मतलब मोबाइल में अपन, या फिर बात करते हैं आपके पास सिस्टम हो, आप नेट बैंकिंग की सुविधा ले रखी हो, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं? पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है? अभी मोबाइल बैंकिंग का बहुत क्रेज है, आपको ध्यान होता, तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं? पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहो तो फोन पे की बात करता हूँ, फोन पे भी अपन 2 अकाउंट बना रखे हो, फोन पे के 2 अकाउंट बना रखे हैं। एक अपना एजेंसी के हिसाब से बना रखा है और दूसरा कौन सा बना रखा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफर के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये पूछ रहा है आप जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो? तो यहाँ पे तो अभी देखते हैं तो आईडी क्या बता रहा है? चेक बता रहा है, लेकिन आप सोचोगे मेरे चेक से मैं ट्रांसफर कर ही नहीं रहा हूँ, तो किससे कर रहे हैं? तो इसका पता लगाना आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पर आने के बाद आपकी कीबोर्ड पे जो स्पेस की होती है, लंबी जो की होती है, स्पेस की होती है, उसको एक बार आपको दबाना है, प्रेस करना है। तो प्रेस करें आप लोग। ये देखें आप, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ यहाँ से तो हट चुका है, लेकिन इधर देखें आप लोग, यहाँ पर चेक आ रहा है, ई फंड ट्रांसफर आ रहा है और अदर्स आ रहा है। यानी आप जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हो एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर, वो किसके थ्रू कर रहे हो? चेक के थ्रू कर रहे हो, ई फंड ट्रांसफर के थ्रू कर रहे हो, या अदर्स के थ्रू कर रहे हो? चेक के बारे में पता ही आपको, चेक का मतलब क्या होता है, चेक में पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं। ई फंड के बारे में, ई फंड की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक फंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया मैंने आपको? बताया नेट बैंकिंग, मैंने आपको बताया मोबाइल बैंकिंग, मैंने आपको बताया फोन पे। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं? पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो प्रकार किसका हो गया? ई फंड ट्रांसफर का हो गया। तीसरा अदर्स। अदर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैं गया HDFC बैंक के ATM पे गया, 10,000 रुपये निकाले, पैसे गिने, वापस कहाँ चला गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चला गया, वहाँ डिपॉजिट स्लिप भरी, 10,000 वहाँ पे जमा करा दिया। यानी तीसरा तरीका क्या हो गया? अदर्स का हो गया। अदर्स का मतलब ATM से पैसा निकालना, कैश विड्रॉल करना और कैश जमा करा देना। वैसे तो ये
यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं कैश विड्रॉल की बात कर रहा हूँ और कैश डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको याद होगा। तो मैं पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया, कैश जमा कराया, कैश निकाला, तो वो भी तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ई फंड ट्रांसफर करो, चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या करने वाला हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट क्या करूँ, मोबाइल बैंकिंग करूँगा। मोबाइल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, मेरे जो मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती है, मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है HDFC बैंक की, मेरे पास मोबाइल के अंदर क्या है, एप्लीकेशन है। और उस एप्लीकेशन से क्या कर रहा हूँ मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंदर पैसा क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो वो मेरा जो ट्रांसफर का तरीका हो गया वो हो गया ई फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ई फंड ट्रांसफर सेलेक्ट करें आप भी। यहाँ पर लिखने के बाद आप लोग देख सकते हो ई फंड ट्रांसफर आया, कितनी राशि ट्रांसफर कर रहे हैं, 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, बिलीव कर रहा है, इसको रहने दें ऐसे ही और एंटर प्रेस करें। अब आता है पैसा तो ट्रांसफर कर रहे हैं अपन, कहाँ से कर रहे हैं, HDFC बैंक से कर रहे हैं। और आपको ध्यान हो तो कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब कभी लेजर बनी हुई नहीं होती है तो आप क्या करते हो, टेली के 108 को बुलाते हो, याद आया कुछ। वैसे क्या होता है 100 नंबर भी होता है, वैसे क्या होता है 108 नंबर भी होता है, वैसा टेली का क्या होता है, टेली की भी 108 है। तो जिसकी शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बताई थी, कौन सी, अल्टर के साथ सी। आपकी कीबोर्ड पे की होगी अल्टर, ALT, देखें आप लोग। प्लस, प्लस का मतलब प्लस नहीं लगाना है, प्लस का मतलब क्या होता है, दोनों को एक साथ दबाना है। ALT के साथ आपको किसको दबाना पड़ेगा, सी को दबाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन क्रिएशन यानी हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट, आपको जो कुछ चीज बनानी हो जो आपने क्रिएट भी नहीं कर रखी हो, टाइम का सदुपयोग करना हो, तो उस दशा में उस की का उपयोग लिया जाएगा। तो कल मैंने HDFC बैंक की लेजर बनी थी, लेकिन मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने उसके अंदर अकाउंट नंबर नहीं लिखे थे, और मैंने आपको बताया भी था आपको इन्फॉर्मेशन तो पूरी लिखनी पड़ेगी। मैंने नहीं लिखी तो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है, क्या, यहाँ पे अकाउंट नंबर तो आ ही नहीं रहा है। अब अकाउंट नंबर में क्या डाले, तो यहाँ भी हाल फिलहाल में मान के चलो कोई भी अकाउंट नंबर जो आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से, लेकिन जहां आप काम करने जाओगे वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक्चुअल जो अकाउंट नंबर है वही लिखने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं, मान के चल रहा हूं, देखें आप, मैंने यहाँ लिख दिया है, मेरे ऐसे एज्यूम कर लिया, मान के चल रहा हूँ अकाउंट नंबर क्या है, ये है। उसके बाद IFS कोड, मैंने आपको इसकी कल फुल फॉर्म भी बता दी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है जब कहीं पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके थ्रू, RTGS, नेफ्ट। अब ये चीज क्या होती है वो भी बता देता हूँ। RTGS के बारे में सुना तो होगा आप लोगों ने, RTGS नेफ्ट करता है भाई, नेफ्ट करता है, होती क्या चीज पता तो होना चाहिए अपने को भी। मैं आपको बता रहा हूँ RTGS का मतलब क्या होता है, लिख दिया अपनी कॉपी के अंदर RTGS, इसकी मैं फुल फॉर्म लिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको लिखाऊंगा नेफ्ट के बारे में, NEFT, नेफ्ट के बारे में, वो क्या चीज होती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ RTGS की, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस चीज को आप लोग को याद भी रखना पड़ेगा, और बार बार देखें आप लोग इसका फुल फॉर्म क्या होती है, कोई पूछ ले RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपको फटाक से बोलना है, RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। होती क्या मैं आपको बताऊंगा क्या है वो। फिर नंबर आता है नेफ्ट का, नेफ्ट, इसकी फुल फॉर्म में आपको लिखा देता हूं मैं, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे बात सुने, RTGS की फुल फॉर्म मैंने आपको लिखा थी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट की क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये होता क्या मैं आपको वो बता रहा हूं। आपने कभी कभी देखा होगा कि मान लो किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या किसी कंपनी को आपको पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, तो आप क्या करते हो, एक छोटा सा तरीका यही होता है, कैश निकाल के कैश जमा करा दोगे, जिसमें रिस्क रहती। रिस्क कैसे रहती, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको 3 लाख रुपए को उधर आगे वाली पार्टी को देना है, 3 लाख रुपए,
3 लाख रुपए आप कैश निकाल के लेके जाओगे आपके खाते से और दूसरे बैंक में जाओगे, तो हो सकता है बीच रास्ते में ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए, चोरी हो जाए पैसा, तो रिस्क रहती है। तो आप लोग क्या करोगे, आप सोचोगे कि चलो ठीक, मैं ये काम तो रिस्क में नहीं लेना चाहता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चेक के थ्रू। आपने सामने वाली पार्टी के नाम से चेक बना लिया है, बैंक में गए और बैंक में क्या कर दिया, जमा करा दिया। लेकिन दिक्कत कहाँ है, सामने वाली पार्टी को अर्जेंट जरूरत है, उसको ठीक नहीं मेरे को पैसा आज को आज चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि आपको ये ध्यान होगा कि मान लो चेक अपन जो जमा कराते हैं तो कम से 2 दिन तो लगेंगे। यानी मैं आज सुबह चेक जमा करवाया खाते के अंदर सामने वाली पार्टी के, तो कल शाम तक उसके खाते में पैसा जाएगा। और हो सकता है यदि बैंकों पर भार ज़्यादा होता है, बीच में बहुत सारी छुट्टियां आ गई है, तो उस केस में टाइम और भी लग सकता है, तो दिक्कत आ रही है। और उसको सामने वालों की अर्जेंट जरूरत है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे भाई आरटीजीएस करा दे, अरे भाई नेफ्ट करा दे। तो वो क्या चीज़ होती है, अब मैं बताता हूँ आरटीजीएस का मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म तो आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यानी कि यदि आपको किसी व्यक्ति को, संस्था को, यदि किसी कंपनी को पैसा ट्रांसफर करना है ऑन द डे, उसी दिन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक चीज का उपयोग लेना पड़ेगा। और इन दोनों में से कब लेंगे, जब आप अपने कॉपी में लिखते रहें, जब जो राशि है, जो पैसा ट्रांसफर करना है, वो 2 लाख रुपए से ज्यादा हो, मोर देन 2 लाख। मोर देन 2 लाख। यदि पैसे ट्रांसफर करने की राशि या पैसा जो ट्रांसफर करना है वो 2 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, ये आपको ध्यान नहीं होगा। आप तक क्या करोगे, नेफ्ट के नाम से वहां बना के लेके चलो बैंक के अंदर। लेकिन बैंक वालों की बात कर रहा हूं, बैंक वालों को वो क्या बोलेगा, बैंक वाला उस चीज को समझेगा 2 लाख रुपए से राशि ज्यादा है, तो वो आ जाएगा आरटीजीएस की श्रेणी में, 2 लाख से ज्यादा है। लेकिन यदि वही राशि क्या है, 2 लाख से कम है, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, नेफ्ट की श्रेणी में आ जाएगा। तो अपने कॉपी में जरूर लिखें आप लोग, मोर देन 2 लाख आरटीजीएस, लेस देन 2 लाख नेफ्ट, लेस देन 2 लाख। तो बात समझ में आ गई, इस चीज को राइट डाउन कर ले आप लोग। ये हो गया बात आरटीजीएस की, और दूसरी किसकी होगी, एनईएफटी की। बात क्लियर यहां तक, लिख दिया इसको आप लोगों ने, लिख दिया। चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं अपन, कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी तो 10,000 छोटी सी रकम है, और 10,000 तो आपको ध्यान हो तो मैंने आपको भी क्या बताया, नेफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं 10,000, तो 2 लाख से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कौन सी श्रेणी में अपन मान सकते हैं, नेफ्ट की श्रेणी में मान सकते हैं। अब मैं इस उदाहरण की बात कर रहा था आपके सामने। इस उदाहरण में मैंने आपको बताया कि मैं जो पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ मेरे ही खाते से मेरे दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एचडीएफसी बैंक लिख दिया, उसका अकाउंट नंबर लिख दिया, उसका आईएफएस कोड लिख दिया। आईएफएस का कोड का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ये कहाँ मिलेगा आप लोगों को, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैंने आपको बताया था या तो आपकी जो चेक बुक है एक वहां मिल जाएगा, ऊपर देखें आप लोग आईएफएस कोड लिख रखा होगा। दूसरा कहाँ मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि चेक बुक खो गई है या है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो कि मेरा खाता वहां पे है। जैसे उदाहरण के लिए मेरा जयपुर में खाता है मानसरोवर में, मानसरोवर की एचडीएफसी बैंक में क्या है, मेरा खाता है, तो वहां का मैं गूगल पे सर्च करूंगा आईएफएस कोड मानसरोवर ब्रांच एचडीएफसी बैंक, तो गूगल मेरे को सर्च करके बता देगा आपका आईएफएस कोड क्या है, तो वो आपको लिखना है। तीसरा क्या हो सकता है, आप लोगों के पास पासबुक भी होगी, उस पासबुक के आप देखो मेन जो पेज होता है, फर्स्ट जो पेज होता है जिसमें आपका फोटो लगा हुआ होगा, उसमें अकाउंट नंबर होंगे, उसमें आपके घर का एड्रेस होगा, बैंक का एड्रेस होगा, तो वहां पर भी क्या लिखा होता है, आईएफएस कोड लिखा हुआ होता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। कंप्लीट यहाँ तक, बढ़े आगे। नेक्स्ट नंबर आता है आगे बैंक। बैंक जैसे मैं आपको बता ही रहा हूं, पैसा जहां ट्रांसफर किया जा रहा है, पैसा कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ एसबीआई। देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक है ही नहीं है, दिख रहा होगा आपको,
ये स्पेलिंग क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। तो यहाँ पर बैंक बना ही नहीं रखा है, वैसे बाहर तो दिख रहा है लेकिन अंदर तो दिख ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दें क्योंकि बाहर तो वैसे बैंक शो कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करोगे, स्पेसिफाई बैंक नेम, इसको सेलेक्ट करते हैं। देखें आप, जैसे ही मैंने स्पेसिफाई बैंक नेम किया तो ये पूछ रहा है बैंक का नाम बताओ भाई, आपको बैंक का नाम बताना है। कौन सा बैंक है अपना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहां पे लिखे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात समझ में, तो मैंने क्या लिख दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। एसबीआई का फुल फॉर्म तो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म एसबीआई लिख दी मैंने। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर, अब ये क्या चीज है, इंस्ट्रूमेंट नंबर का मैं मतलब बता रहा हूं आप लोगों को। यदि आप लोग चेक देते, पैसा जो ट्रांसफर करते हैं किसके थ्रू करते हैं, चेक के थ्रू करते हैं, तो आपको ध्यान हो चेक के नीचे की तरफ चेक नंबर लिखे होते हैं। स्टार्टिंग की जो 6 डिजिट होती है आपको ध्यान होता है 0000605, 0000434, या फिर आगे की जो भी कुछ होती है 257123, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी होती है। आप लोग देखें, अभी आपके पास चेक बुक अवेलेबल है तो अभी आप देख सकते हैं, या फिर आप अपने घर पे जाके देखें, यदि किसी की चेक बुक हो, भले आपकी स्वयं की हो, भले आपके घर के किसी मेंबर की हो, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको चेक बुक देखना 6 डिजिट वहां पे होगी आप लोगों को, उसको सेलेक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसमें मैंने आप लोगों को बताऊंगा कि और कैसे कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने पैसे ट्रांसफर करने का तरीका मैंने आपको बताया, पैसे ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं। पैसे ट्रांसफर अपन कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, नेफ्ट के थ्रू भी नहीं कर रहे हैं अपन, आरटीजीएस के थ्रू भी नहीं कर रहे हैं अपन, किसके थ्रू कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, या फिर चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो आपको मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे क्या उसको कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, आपको एंट्री पूरी बताऊंगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखें आप लोग, कॉन्ट्रा एंट्री का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कारण क्या है, आपको ध्यान हो, जब महीना खत्म होता है, महीना खत्म होने के बाद क्या होता है, बैंक से निकलता है स्टेटमेंट, क्या निकलता है, स्टेटमेंट निकलता है बैंक से। तो उस केस में क्या होता है, आपको जो बैंक का जो स्टेटमेंट है, वो बैंक के स्टेटमेंट को टेली का जो अकाउंट होगा, टेली की जो लेजर, टेली में जो बैंक की लेजर बनी होगी, उसको उससे मैच करना पड़ता है। तो आप उस चीज को भी ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रा का उपयोग भी अधिक से अधिक किया जाएगा। तो यहां बात हो गई इंस्ट्रूमेंट नंबर की, जैसा मैं आपको बता ही रहता, क्या बता रहा था, चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। आप अपने घर पे जाके देखें, आपकी खुद की चेकबुक हो तो भी, और आपके किसी फैमिली मेंबर को भी तो भी। तो यहाँ पे चेक नंबर में कुछ भी एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मान के चलना है कि वो चेक नंबर हो सकता है। तो लिखे आप, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में मान के चल रहा हूँ 0000654, ये मेरा है चेक नंबर। वैसे फिर से आपको याद दिला दूं, यहाँ पे आपको अभी की बात करता हूँ, इस उदाहरण की बात करता हूँ, तो आपको चेक नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ किसके थ्रू कर रहा हूँ, ई फंड ट्रांसफर के थ्रू कर रहा हूँ। तो आपको चेक लिखना ही नहीं है, यहाँ पे चेक लिखना ही नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एंटर कर दिया, एंटर एंटर, बात समझ में आ गई। एंटर एंटर को दबाना है। यहाँ पर बात हो गई है टू एचडीएफसी बैंक की, यहाँ पे विकसित बात करेंगे बाय बाय। क्या बाय, बाय का मतलब हो गया जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखें आप लोग, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये क्या, आप लोग देख रहे हो कि मेरे खाते में तो 10,10,000 रुपये हो गए, और थोड़ी देर पहले तो मैं तो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, अरे मेरे खाते में तो पैसा ही नहीं है। तो एक बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आपके किस खाते में पैसा नहीं है। तो यहाँ तो मैंने ध्यान दे ही नहीं, देखो गलती सभी से होती है, तो यहाँ पे मेरे को ध्यान रह नहीं रहा, ये अपनी भूल की है, भूल हो गई अपने। तो डिस्प्ले कैसे करते हैं, देखते कैसे, वो तो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा कैसे अपन को पता लगाना है कि कौन से खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या, मुझे एक चीज का ध्यान नहीं था, वापस में भूल गया। क्या भूला, मेरा एक खाता और था, कौन से बैंक में था, बैंक ऑफ बड़ौदा में था, मुझे वो खाते का ध्यान ही नहीं था।
लेकिन मेरे पास अचानक से मैसेज आया कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जीरो बैलेंस है, पैसा जमा करो, वरना अच्छा क्या हो लग जाएगा, चार्ज लगने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं एकदम शौक, और यार मैं तो सोच रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा नहीं है, लेकिन पैसा है किस में नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर नहीं है। अब क्या करूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपये चलो ठीक है ट्रांसफर तो कर दिया, अब तक मोबाइल में अपन क्या कर दिया, पैसा ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद यूज नहीं, फिर से अपन क्या करेंगे, उसको रिकवर कर पाएंगे हैंड टू हैंड। आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, बैंक की एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, फिर वैसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपने क्या सोचा, चलो ठीक है ना यार, पुराना पैसा पड़ा हुआ है, 10,000 रुपये और बढ़ गए, तो अपने क्या घाटा, पैसा तो अपना ही है, भले इसमें पड़ा रहे भले उसमें पड़ा रहे, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस बोल रहा है और मेरे पास तो पैसा जमा कराना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इस एंट्री के बाद एक और एंट्री करूंगा, किसकी, बैंक ट्रांसफर की एंट्री। पहले इसको अपन क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, और सेव करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा, क्या बता रखा है, एंटर 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 करें, लास्ट में पूछेगा एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट करना, उसको सेव करना है तो उसको सेव कर देंगे। करें आप भी, यहाँ नरेशन लिखना आप लोगों को जरूरी है, अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, और एंटर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे एक और खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसके अंदर क्या है, पैसा नहीं है, बैलेंस जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, एक एंट्री घुमाता हूं, और एंट्री कौन से चलाऊंगा, अब देखो मेरे को पता लग गया, आप लोगों को पता लग गया कि मेरे खाते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मैं बोल रहा था मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन उसमें पैसा तो है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा कहाँ ट्रांसफर करूंगा, मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो एंट्री फिर से बनाएंगे अपन, एंट्री क्या बनाएंगे, पाने वाले को डीआर करना है, देने वाले को सीआर करना है। तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देने वाला कौन है, देने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंट्री क्या बन गई, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डीआर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ टू आ रहा है, क्या सेलेक्ट कर देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सेलेक्ट करें आप लोग, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना ट्रांसफर करें, पैसा, मजा आ रहा है, पैसा इतना पड़ा हुआ मेरे पास, तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना पैसा पड़ा हुआ अपने पास, और इतनी देर बोल रहे पैसा ही नहीं, खाते में पता लगा पैसा पड़ा हुआ है, अपने लिए तो मजा आएगा इसके लिए। तो अब क्या करें, पैसा ट्रांसफर करना है, जीरो उसमें जीरो है, तो आप लोग क्या करोगे, मैं सोच रहा हूँ 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दूँ, तो पैसा आप मेरे तीनों खाते में हो जाएगा। उसमें तो कितना पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ था, HDFC बैंक में, याद करो, फिर से थोड़ा सा पीछे जाओ, 50,000 रुपये जमा कराए, फिर क्या किया था, 10,000 रुपये फिर से निकाले थे, तो 50,000 में से 10,000 तो चला गया, फिर HDFC बैंक कितना बचा, 40,000 रुपये, और उस 40,000 में से मैंने क्या किया, उस 40,000 में से 10,000 रुपये फिर से क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कहाँ कर दिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। यानी HDFC बैंक में पैसा कितना पड़ा हुआ है, 30,000 रुपये। तो मैं बात करता हूँ स्टेट बैंक से पैसा कहाँ ट्रांसफर करने वाला हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 50,000 रुपये। ये एंटर किया, फिर से वही गणित विद्या, वही इंफॉर्मेशन फिर से आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप नई लेजर क्रिएट करोगे, जो मैंने आपको पुरानी क्लासों में सिखाया था, जो भी आप लेजर बना रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ लो, कि बार बार इस परेशानी का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को बार बार उसका अकाउंट नंबर लिखने पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बार बार देखनी पड़ रही, तो आपको उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, आपको ध्यान हो तो कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि जो भी लेज़र हो, आपको सबसे पहले लेज़र को क्रिएट करना है, और यदि कोई लेज़र बनाना भूल चुके हैं अपन, तो उस दशा में आप लोगों को यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो एक बार के लिए मान के चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, चेक के थ्रू आगे वाली जो मेरा खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैं उसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे, चेक, यहाँ चेक हो गया, इसको जाने दें। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, चेक नंबर आपको लिखना पड़ेगा, चेक नंबर मैंने लिख दिया और इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद एक बात का ध्यान रखना है आप लोग, यहां से या आगे आना, आपको यहाँ और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, वैसे कुछ होगा भी नहीं, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब जानते हो, कुछ सेटिंग होती है मोबाइल में, आप लोग देखा होगा, कुछ ऐसी होती है जो वो बाय डिफॉल्ट ही होती है, उसमें आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। ध्यान आया, कुछ मोबाइल में देखें आप लोग, कुछ ऐसी होती है जो आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब बात आती है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे को पैसा ट्रांसफर करना है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, लेकिन आप लोग देखें, अरे यार यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है ही नहीं, तो किसको फोन घुमा रहे हैं आप लोग, 100 नंबर को तो नहीं घुमाना है,
100 नंबर पे तो पुलिस आ जाएगी, 108 पे क्या आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे टेली की बात हो रही है। टेली की 108 कौन है? कौन है टेली की 108? टेली की 108 है आप लोगों को, जैसे मेरे को मैंने बताया था, क्या बताया था, अल्टर के साथ सी, ये टेली की हो गई 108, जिसका मीनिंग होता है ऑनलाइन क्रिएशन। क्या हो गया? ऑनलाइन क्रिएशन, ऑन द स्पॉट कुछ चीज बनाना नहीं, तो इसका उपयोग लिया जाएगा। लिख दिया आप लोगों ने, अल्टर प्लस सी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अल्टर आपकी कीबोर्ड के ऊपर की होगी, अल्टर ALT के नाम से, एक उस पर अंगूठा रखना है और सी उसके पास है, दोनों एक साथ करना, ध्यान रखना आप लोग, ध्यान रखना दोनों को एक साथ करना है। जैसे अल्टर प्लस सी करोगे तो ब्लेजर का पूरा क्या खुल जाएगा, पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आए आप लोग अल्टर सी करें, दिखिए आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोग लिखें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा है बैंक, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट, ये हो गया बैंक अकाउंट। इसके बाद आप चाहो तो पूरी इंफॉर्मेशन भरो और चाहो तो मत भरो, लेकिन आपको भरनी कंपलसरी है। तो आपको इसका अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, IFS कोड लिखना पड़ेगा, ब्रांच लिखना पड़ेगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी क्लासों के अंदर तो आपको एज्यूम करना, मान के चलना, लेकिन जहां आप लोग काम करने जाओगे या फिर आपको खुद के घर का मेंटेन कर रहे हो अकाउंट्स, तो आपको पूरी कंप्लीट एक्यूरेसी के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन भर गई मेरी, और आप लोग इसको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल A के साथ इसको सेव कर दें। हो गया यहाँ पे, तो मेरी एंट्री बनके तैयार हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जा रहा है, और इसको एंटर करना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से नरेशन लिखने का मैंने आपको बताया था, नरेशन तो आपको लिखना कंपलसरी है। अब बार बार क्या नरेशन लिखोगे तो भी थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है, तो उसके लिए आपके ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि जो नरेशन कि पुरानी पिछली वाली जो एंट्री थी उसमें भी आप लोगों ने क्या था, पैसा ट्रांसफर किया था, इस वाली एंट्री के अंदर भी क्या कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई की तो होनी चाहिए जो बाहर पिछले जो नरेशन लिखी है आप लोगों ने, तो वो नरेशन ऑटोमेटिकली फिर से यहाँ पे आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि टैली के अंदर शॉर्टकट की का उपयोग सबसे ज्यादा लिया जाता है। तो यहां पर क्या करें, तो आप लोग कॉपी के अंदर लिख दें, कंट्रोल के साथ +R, कंट्रोल के साथ R, जिसका उपयोग क्या होगा, जो भी आप लोगों ने नरेशन लिख रही है वो हो जाएगी रिपीट। जो नरेशन लिखी है और उसी प्रकार की नरेशन फिर से लिखनी है आप लोगों को, उस नरेशन को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। तो उस केस में आपको कंट्रोल +R, कंट्रोल की भी होगी आपकी कीबोर्ड के ऊपर CTRL लिखा होगा उसके ऊपर, उसके साथ R को दबाना है। तो एक साथ दोनों की को दबाओगे तो आपकी जो नरेशन होगी वो रिपीट हो जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोग कंट्रोल के साथ R करता हूं, देखें आप, है कि नहीं, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक। क्या हो गया, मैंने जो नरेशन लिखी थी वो नरेशन फिर से आएगी, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, इसको किया और एक्सेप्ट करना है, यानी सेव करना है और एंटर करना है। बात समझ में आ गई। तो ये था क्या, कॉन्ट्रा एंट्री 3 प्रकार की, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा निकाला, और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया, तो उस दशा में किसका उपयोग लिया जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग लिया जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को इस कॉन्ट्रा वाउचर की प्रैक्टिस करनी है, और आने वाली जो क्लासें हैं उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट जो 2 वाउचर है कौन कौन से, पेमेंट और रिसिप्ट। इसके अलावा दूसरे जो भी वाउचर मैं आप सबको बताने वाला हूं, तो वो पढ़ेंगे अपन आने वाली क्लासों के अंदर। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई समस्या आ रही है तो उसको अपने कॉपी में लिखते रहें। धन्यवाद।